नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे कितनी सतर्क है सरकार। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड में 15 जुलाई से अगले 75 दिनों के लिए 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की सतर्कता खुराक मुफ्त लगाई जा रही है। बता दें कि पहले निजी अस्पतालों में इसकी कीमत करीब 300-400 थी, लेकिन अब अगले 75 दिनों के लिए आप फ्री में ही बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। देहरादून के नगर निगम में बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जा रही है। अगर आप भी बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन कोविन की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार को बेहद जरूरत है कि टेस्टिंग प्रदेश में बढ़ाई जाए। अब तक की माने तो कोरोना केस एक्टिव प्रदेश की संख्या 500 के पार हो चली है और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार को जरूरत है कि कोरोना के महत्वपूर्ण मामलों को लेकर सचेत रहे, लेकिन सरकार के सामने चारधाम यात्रा के साथ कांवड़ यात्रा अब बड़ी चुनौती बन रहा है। चर्चा आज इसी पर, आखिर कितनी सतर्क है सरकार, देखिए रिपोर्ट। गौरतलब है कि बूस्टर डोज पहले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को और इसी के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में लगाई जा रही थी, लेकिन अगले 75 दिनों तक आप 18 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों को भी फ्री में बूस्टर डोज लग सकेगी। हमारे सभी सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये बूस्टर डोज जो है प्रिकॉशनरी डोज है लगाई जाएगी। 18 से 59 साल के लोग भी इसमें शामिल अब हो रहे हैं, जिनको कि मुफ्त में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये योजना जो है 75 दिनों के लिए है, 75 डेज़ के लिए। और ये सुबह लगभग 10 बजे से इसका ये शुरुआत होगी और शाम को लगभग 4:30 बजे तक ये लगा करेगी। वहीं प्रदेश सरकार की माने तो सरकार कोरोना के बढ़ते केसों और कोरोना के लिए आम जनमानस को लगाई जाने वाली बूस्टर डोज के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस प्रयास की कड़ी में ही अब बूस्टर डोज 18 साल के ऊपर वाले सभी उम्र दराज के लोगों को सरकारी कैंप सुविधा अनुसार लगाई जा रही है। देखिए, सरकार ने 200 करोड़ डोज लगाने के बाद एक बहुत बड़ा जो एक लोगों को चैलेंज था, एक संचय था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे डोज मिलेगी और कैसे बचाया जा सकेगा। इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी जितनी टीम है और इवन इसमें मुझे लगता है पार्टी कार्यकर्ता और नीचे स्तर तक लोगों ने मदद करी है लोगों की, और वैक्सीनेशन को एक सफल कार्यक्रम बनाया है और लोगों तक पहुंचा भी है और बहुत आसानी से हो गया। मुझे ध्यान है इससे पहले एक सरकार जो थी, अगर इस तरीके का कोई भी काम होता था तो उसमें ब्लैकमेलिंग और चोर बाजारी होती थी। यह कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सारा लोगों को वैक्सीन पहुंची है। और आगे जो बूस्टर का काम हो रहा है ये भी बहुत एक एक्स्ट्रा वो है बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो बहुत लोगों को बीमारियां भी कम हुई हैं और कोरोना में भी आपने देखा है इस बार कि हम लोग बहुत सेफ हैं। वहीं लगातार विपक्ष भी सरकार के द्वारा लगाई जा रही वैक्सीन व बूस्टर डोज पर कई सवाल शुरू से लगाता नजर आ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार का हर प्रयास कोविड की बढ़ती संख्या से बेहतर नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि लगातार कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई लगाम दिखती तो दिख नहीं रही है, क्योंकि पहले वैक्सीनेशन 1 आया, फिर वैक्सीनेशन 2 आया, अब बूस्टर डोज 1 आया है और पता नहीं कितनी श्रृंखलाएं अब बूस्टर डोज की चलेंगी। तो इंसान तो केवल कोरोना की वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज में ही रह जा रहा है। जो बाकी कवायद करनी चाहिए वो शायद हो नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं मूल जड़ तक नहीं हम पहुंच पा रहे हैं कि ये इसकी शुरुआत कहां से हो रही है या इसके बचाव पक्ष क्या हो सकते हैं। उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा बनिस्बत इसके कि हम क्योर में ध्यान दें। जैसे कि कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन पर क्यों नहीं सरकारें ध्यान दे रही हैं, सिर्फ क्योर पे ध्यान क्यों हो रहा है। आखिर सरकार लगातार बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार के साथ स्वास्थ्य में और बेहतर कार्य और कोरोना के जड़ से खत्म करने के लिए हर समुचित प्रयास कर रही है, लेकिन अब जरूरत है ज्यादा से ज्यादा कोरोना के टेस्ट कराना और अधिक से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाना, ताकि प्रदेश में हाल ही में आई इस तरह की भयानक स्थिति दोबारा पैदा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।
जी हाँ, तो एक तरफ जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी को फ्री में बूस्टर डोज लगने जा रही है, तो वहीं कावड़ यात्रा साथ ही साथ चार धाम यात्रा कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कावड़ यात्रा जो है वो भी 14 जुलाई से शुरू हो चुकी है, चार धाम यात्रा पहले से ही चल रही है। ऐसे में भारी भीड़ जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और अब एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो भी करीब 500 के पार जो है वो देखने को मिल रही है। 500 से ज्यादा जो है वो मरीज यहां पर हो चुके हैं अब तक और लगातार एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। स्थिति भयावह हो उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार को इसको लेकर तैयारियां जो है वो करने की जरूरत है। कोरोना टेस्टिंग जो है अब उसे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कावड़ यात्रा जो है उसमें एक अनुमानित जिस तरीके से सरकार का दावा था कि करीब 4 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर कावड़ यात्री जो है वो कावड़िया जो है वो पहुंचेंगे। तो 4 करोड़ अगर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, ज्यादा भीड़ होगी, कोरोना के केसेस अब बढ़ ही रहे हैं, ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो गया है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पवन तोमर जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसी जदी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ यूकेडी नेता पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कुलदीप राणा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजू मौर्य आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी पवन जी आपसे ही। एक तरफ जहां कावड़ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा चल रही है। अनुमानित है कि बहुत ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे, चारधाम यात्रा में भी काफी लोग पहुंच ही रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि कोरोना केसेस भी उतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। बूस्टर डोज हालांकि सभी को फ्री लगेगी, लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी धन्यवाद। देखिए, वास्तव में सरकार के पास चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनौती से निपटने के लिए सरकार के पास बहुत सारे कारगर उपाय भी है। वैक्सीनेशन की जो पहली डोज भारत के अंदर 16 जनवरी 2021 से जहां शुरू की गई थी, उसमें अमूलचूल केंद्र से लेकर के प्रदेश तक अमूलचूल हमने कामयाबी प्राप्त की। और उस कामयाबी के तहत हमने जहां 94% लोगों को उत्तराखंड में वैक्सीन डोज फ्री डोज लगाने का कार्य किया, जो देश का पहले राज्य हमारा उत्तराखंड था, जिसमें 100% हमारी डोज जो है उपलब्ध हुई। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अगर इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो जागृति की जरूरत है। कोरोना काल में कोरोना ज्यादा ना फैले, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और टेस्टिंग करवाएं और अपना उपचार भी कराने के लिए स्वतंत्र तो है ही, लेकिन साथ साथ में हमें सजग भी रहना पड़ेगा। जहां तक सरकार की बात है, सरकार एक एक चीजों पर ध्यान रखे हुए है और हमारा उत्तराखंड ये खुशी की बात है जहां वैक्सीनेशन में प्रथम आया है। वैक्सीनेशन के मामले में अभी बूस्टर डोज जो हम लगा रहे हैं वो अभी अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत जो बूस्टर डोज चालू की है वो 75 दिनों तक लगातार ये बूस्टर डोज जारी रहेगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें जागृति लाते हुए हम एक दूसरे को जागृति पैदा करें और हम बूस्टर डोज लगवाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बूस्टर डोज लगवाकर कोरोना 19 को फैलने से रोका जा सके। मैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी, क्योंकि मुझे और लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया लेनी है और उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता वसी जदी साहब जी का रुख करूंगी। वसी जदी जी, क्या लगता है सरकार पूरी तरीके से तैयार है? सतर्क है, सबसे पहले प्रतिक्रिया। कोरोना वाकई में एक बड़ी गंभीर समस्या है जी, और पिछले 2-2.5 साल से इससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी गंभीर समस्या ये है कि उत्तराखंड की सरकार सोई हुई है। हम धीरे धीरे इस घटनाक्रम पर भी देखते हैं तो कोरोना के लिए जितना प्रचार प्रसार जितना काम होना था वो दिखाई नहीं दिया जी। अब 1 जनवरी 2022 से अगर मैं आंकड़ा लूं तो अब तक लगभग 94,000 कोरोना पीड़ित हो चुके हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, और करीब 284 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि ऐसा है दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे कि कोई कोरोना नहीं है और सरकार की चीजें मस्त है। सरकार 100 दिन के अपने कार्यकाल के जश्न मनाने में मस्त है। आप पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, देहरादून शहर के अंदर देखिए, बाकी शहरों के अंदर देखिए, सभी जगह पोस्टर पर बैनर्स पर 100 दिन के सरकार की उपलब्धियां लिखी हुई है। यानी कोरोना सिर्फ एक रिपोर्टिंग का माध्यम रह गया है।
एक स्वास्थ्य विभाग से एक रिपोर्टिंग की गाइडलाइन आती है और ये बताया जाता है कि जयदीप साहब देखिए, दोनों अलग बातें हैं। पोस्टर बैनर उनके 100 दिन के अगर लगे हुए हैं तो इससे क्या मतलब है कोरोना का को लेकर कितनी सतर्क है सरकार, इसको लेकर बात कीजिए। देखिए शुक्ला जी, जागरूकता खत्म कर दी ना, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस सरकार ही बताएगी ना। और पोस्टर बैनर में तो कोई कोरोना का नाम ही नहीं है, पोस्टर बैनर में तो जागरूकता का नाम ही नहीं है। पोस्टर बैनर में तो 2 गज की दूरी जरूरी है, अब इसकी कोई बात ही नहीं होती है। पोस्टर बैनर में तो बूस्टर डोज कितनी जरूरी है, इसकी बात ही नहीं होती है। तो आप ये कहें कि सिर्फ सरकार एक रिपोर्टिंग का माध्यम कोरोना को बना दिया है। और सबसे बड़ा गंभीर मामला है कि अभी यहाँ पर करीब 4 करोड़ लोगों का अनुमानित है कि कांवड़ यात्रा में लोग यहाँ पर आएंगे और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। और पिछले साल का आपको याद होगा कि करीब 1 लाख फर्जी कोविड की जो टेस्टिंग का घोटाला हुआ था, जो कोविड की फर्जी रिपोर्ट बनी थी, करीब 1 लाख थी। उसके ऊपर एसआईटी की टीम बैठी थी और लगभग 55 दिन उस एसआईटी की टीम ने अपनी रिपोर्टिंग करके 2400 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की थी। शुक्ला जी, 2400 पन्नों की रिपोर्ट को कभी नवंबर 2021 तक से पहले तैयार हो गई थी और पूरा साल घूम कर आने वाला है। उसके ऊपर न कोई अभी तक एफआईआर दर्ज हुई, न वो अभी तक वो एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसका कोई उसका खुलासा हुआ। जयदीप साहब, इस पर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। मैं और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जयदीप साहब, सरकार की गंभीरता का है शुक्ला जी, इसके पर मैं चर्चा कर रहा था, फिर आप दोबारा आएंगे तो उस बात को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जयदीप साहब, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए पीसी थपलियाल जी। थपलियाल जी, क्या लगता है सरकार सतर्क नजर आ रही है कोरोना को लेकर या हीला हवाली? नहीं, देखिए जो महामारियां थी, जब हम सीधा अपने बचपन की और आज से 60-65 साल पहले की बात सोचते हैं तो उस समय भी वैक्सीनेशन होते थे। टीवी पे बहुत वैक्सीनेशन हुए थे जब हम बच्चे थे और हमारे चुपचाप सरकारें अपना काम करती थी, क्योंकि सरकारों की जिम्मेदारी है जनता के स्वास्थ्य के बारे में, उनका जिम्मेदारी है। ये नहीं कि भोंपू बजाकर हल्ला करेंगे, देखिए एहसान कर रहे हैं कि हम पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इनके ये हल्ला गुल्ला से परेशान जनता, हमने पोलियो ड्रॉप, कितने पूरे देश में पोलियो ड्रॉप का कितना बढ़िया। थपलियाल जी, अब रुक जाइए, अभी ये बताइए मुझे, अगर आप इसको हल्ला गुल्ला कह रहे हैं तो अभी आप ही कुछ दिन टाइम पहले कहेंगे कि जागरूकता नहीं है, लोग जागरूक नहीं है वैक्सीन को लेकर। हमने भी देखा कि जब शुरुआती दौर में वैक्सीन आई थी तो कितना लोग उसका विरोध कर रहे थे। देखिए, वैक्सीन का जो विरोध और पक्ष था उसमें इसलिए था कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग था उस पे शक लोगों को हो गया था। जिस तरह से इन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी को ठेका देकर काम किया था, वहां से शक पैदा हुआ था और वो इसीलिए तो पैदा हुआ था कि इन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला किया। मैं ये कह रहा हूं, ये काम चुपचाप करके और स्कूलों में लेकर और जैसे नगर निगम में रखकर बहुत ज्यादा ये करना कि यशस्वी प्रधानमंत्री ये कर रहा है। अरे स्वास्थ्य सचिव है, स्वास्थ्य डायरेक्टर निदेशक है इस देश के और पूरा सिस्टम है हमारा इस देश का जो इस काम को प्रधानमंत्री जी से बड़ी दिक्कत है, बहुत शानदार ढंग से कर रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी डॉक्टर थोड़ी हैं जो हम बोले कि वो यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहा है। ये देश बहुत बड़ा है, किसके नेतृत्व में देश चल रहा है? अरे देश, अरे पवन जी रुक जाइए, मैं पहले प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। हम देखिए, सुन लीजिए थपलियाल जी को, पेशेंस के साथ सुनिए। उस व्यक्ति का कारण मैं बताऊं कि 500 मरीज थे इस देश में और थाली बजाकर उस व्यक्ति ने हमें विचलित कर दिया था। विचलित, आप भूल गए? विचलित हो रहे हैं। हाँ, विचलित हो रहे हैं। हम विचलित हो गए थे पूरा देश जब थाली बजाना हमारे को इसका मेथड बताया था एक यशस्वी व्यक्ति ने। हम ये कह रहे हैं कि इस समय जिस तरह से माननीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब ये बहुत बड़ा वो बोला कि होम आइसोलेशन का फंडा दिया, तब से देश चैन से रह रहा है। हम अपने घरों में अपने इस कोरोना की अगर बीमारी आती है तो ये सर्दी जुकाम और टीबी की बीच की बीमारी है जो लंग्स में, हम समझ चुके हैं इस बीमारी को। हम इसके जानते हैं कि किस तरह से स्टीम लेकर, किस तरह से भाप लेकर, किस तरह से गर्म पानी से हम इसका इम्यूनिटी बढ़ाकर हम इसका इलाज करा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी बातें करके कि हर चीज में इन्होंने किया करके हम लोग वास्तव में पगला गए हैं। पूरे विश्व में जाके देखिए किसी भी देश में, वहां सरकारों का कोई हल्ला नहीं होता। यहाँ ये तो भोंपू लेके घूमे, बाकी काम तो है नहीं इनका।
इनका सरकार का काम बताइए, राज्य सरकार का क्या काम है? डोज वहां से आ गई, लगा दी तुमने और उसके लिए कर लग दिया। ठीक है थपलियाल जी, रुक जाइए, मैं वापस आऊंगी इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे हम। राजू मौर्य जी, क्या लग रहा है, सरकार सतर्क है? और यहाँ पर आप पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि थपलियाल जी की बातों से तो आप सहमत होंगे ही। देखिए, थपलियाल जी बहुत ही हमारे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, और उनकी बातों के पीछे एक लॉजिक होता है। देखिए, जब कोरोना है तो आज की डेट में सबसे पहले तो ये कि हमारे देश के अंदर बेहतरीन विशेषज्ञ हैं, और वो विशेषज्ञ इस बीमारी को, क्योंकि वैसे तो इस बीमारी को हम लोग खुद ही स्टडी कर चुके हैं कि इस बीमारी को किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। कोई बहुत भयावह स्थिति है नहीं। मैं तो ये भी कहता हूं कि जिस तरीके से बीमारी आई थी और जो आज कंडीशन है कोरोना पेशेंट की, जमीन आसमान का फर्क है। शुरू में होता है, एक बड़ा डर था, और इस बीमारी को लेकर के एक पूरे दुनिया के अंदर, देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ का माहौल बनाया गया, और कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रासदी हुई। लेकिन आज एक क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि ठीक है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोरोना हो भी गया है तो मोस्टली 98% केसेस में आप घर पे ठीक हो सकते हैं। ये गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जानी चाहिए, इसका प्रचार होना भी चाहिए। जैसे कि थपलियाल जी ने भी कहा, हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं, खुला बोलते हैं, भाई अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप घर पे आराम से ठीक हो सकते हैं। लेकिन इस बीमारी का खौफ दिखा करके, डर दिखा करके, जो ड्रग माफिया है, अस्पताल माफिया है, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या जिनके सर पर है, ये सच्चाई है, उन लोगों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों को मार दिया कोरोना के नाम पे, मार दिया। हत्याएं हुई है हजारों लाखों लोगों की कोरोना के नाम पे। आप देखिए, देहरादून के अंदर नए कोरोना के दौरान इतने अस्पताल खोल दिए लोगों ने, और वहां कोई काम नहीं हुआ, लोग जा रहे हैं, मरकर बाहर आ रहे हैं। तो ये इस पे सतर्क होने की आवश्यकता है। आज की सरकारें जो भी हैं वो क्लियर गाइडलाइंस जारी करें कि भाई इस बीमारी से के लिए ये चीजें प्रिकॉशन जरूरत है, ये कॉमन दवाइयां हैं इसके लिए, और ये जिम्मेदारी चाहे वो दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो, ये सबकी बनती है। मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, कुलदीप राणा जी, आपने यहाँ पर सत्ता पक्ष पार्टी को भी सुन लिया, विपक्ष को भी सुन लिया, क्या लगता है आपको, सरकार सतर्क है या नहीं? देखिए, ऐसी इस पूरे मामले पर मैं जिस तरह की बातें अभी मैं सुन रहा था, सभी लोगों के अपने अपने निजी विचार हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी इसी समाज का हिस्सा हैं, और कोरोना कोई राजनीतिक दल देख करके या मीडिया के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर के नहीं आया था। ये सभी के लिए साथ एक ही तरह की पीड़ा लेकर के आया। सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया, हमने भी अपने कई मीडिया के साथियों को खोया इस बीच। तो ऐसा नहीं है कि किसी का दर्द कम है या किसी का दर्द ज्यादा है, और सरकार क्या कम कर रही है या ज्यादा कर रही है, ये इन तमाम सारी चीजों का आकलन। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर मैं आप सभी का ध्यान खींचना चाहूंगा कि पोलियो की शुरुआत कब हुई थी, और पोलियो को लेकर के जो विश्वव्यापी अभियान है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। हर साल पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पोलियो देश दुनिया से चला गया? कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी बीमारियां निकल करके आती हैं जिसके साथ समाज को जीना पड़ता है। कोरोना को लेकर के चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या भारत हो या वो तमाम विकसित राष्ट्र हो, यह बात समान रूप से निकल करके आई थी कि कोरोना इतनी जल्दी समाज से जाने वाला नहीं है। कोरोना को के साथ अब हमें जीना सीखना होगा, और वो तरीके क्या हैं? वो तमाम प्रिकॉशंस हैं जो कोरोना को लेकर के बताए जाते हैं, जिसमें सैनिटाइजेशन है, जिसमें मास्क को पहन करके चलना है। हम लोग कितना मास्क पहन रहे हैं, हम लोग कितना सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। सरकारें, सवाल उठते हैं कि सरकारें नहीं कर रही हैं। मैं कभी हमें लगता है कि ये बहुत आसान होता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, बिल्कुल, लेकिन कई बार हमें अपनी जिम्मेदारियों की तरफ भी उंगली उठानी चाहिए। कभी हमें खुद को भी कटघरे में रख करके देखना चाहिए। कई 100 वर्षों से, लंबे समय से, क्योंकि जो परिवहन है, गाड़ियां हैं, इनका उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि हेलमेट पहनिए।
कितने लोग हम हेलमेट पहन के चलते हैं? इसका तो प्रचार प्रसार काफी समय से हो रहा है, 50-60 सालों से हो रहा है ना। ये बीमारी तो अभी 2 साल पहले आई। और यसी कोरोना का मैं खुद पीड़ित रहा हूं। मैं 14 दिन में ऑक्सीजन पे था, वेंटिलेटर पे नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं ऑक्सीजन पे था, आईसीयू में, सॉरी। ठीक है। और मैंने उसकी भयावहता को महसूस किया है। मैंने उस दौर में महसूस किया कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है और हम कितनी लापरवाही बरत रहे हैं जी। तो मैं समझता हूं कि हम इन चीजों पर बहस करें उससे पहले हमें समग्र रूप से समाज को जागरूक करना चाहिए कि चीजें जिस तरह की हो रही हैं। और निसंदेह उत्तराखंड में कांवड़ की यात्रा शुरू हो गई है, जिसका मुख्य केंद्र हरिद्वार रहता है। ऐसे में पूरे देश से, विभिन्न प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, तो हमें वो तमाम एहतियात बरतने चाहिए। सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करने चाहिए और समाज को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ये सिर्फ हम सरकार के पल्ले झाड़ करके हम बच नहीं सकते जी। अगर हम सरकार की पल्ले झाड़ दें तो फिर तो कल के दिन वो चाइना में एक बार ऐसा हुआ था ना कि वो अभी कोरोना के दौरान की उसमें अपने सड़कों पे, शहरों में ये टाइगर खुले छोड़ दिए थे ताकि लोग बाहर ना आ सकें। तो ऐसी इस तरह की तानाशाही तो हिंदुस्तान में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और सवाल जरूर होने चाहिए कि भाई क्या सही रूप से चीजों का अनुपालन हो, इस दिशा में सवाल जरूर होने चाहिए। बिल्कुल कुलदीप जी, जैसे कि अभी थपलियाल जी इस बात को कह रहे थे कि सरकार जो है वो भोपू लेकर घूमती है। जैसे कि अभी थपलियाल जी कह रहे थे कि भोपू लेकर सरकार घूम रही है, अपना प्रचार प्रसार कर रही है। कोरोना को लेकर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा था, इतना हर चीज को लेकर हाय तौबा मचाई जाती है, वैक्सीनेशन को लेकर भी। लेकिन जैसे कि अभी आप भी कह रहे थे कि जागरूकता लोगों में होना बहुत जरूरी है। अगर अब वो भोपू से ही समझ रहे हैं थपलियाल जी, तो क्या बुराई है फिर? कुलदीप जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। रुकिए थपलियाल जी, आऊंगी मैं आपके पास। कुलदीप जी। जी देखिए, यसी राजनीति में हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारा काम विरोध करना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज निर्माण की भूमिका प्रत्येक राजनीतिक दल की है। समाज स्वस्थ हो, जीवित हो और समाज प्रगतिशील हो, इसकी जिम्मेदारी पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है और उन तमाम लोगों की और हमारी भी है, जो हम मीडिया के लोग हैं, हमारी भी है। हमारे माध्यम से कोई ऐसी बात करनी नहीं जानी चाहिए जनता के बीच में जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो, बिल्कुल, और जनता में अविश्वास पैदा हो। ठीक है। और जहां तक थपलियाल जी ने कहा, देखिए मैं कभी कभी मुझे क्योंकि थपलियाल जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और वो उत्तराखंड की बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन मैं थपलियाल जी से कहूंगा, थपलियाल जी तो मेरे ख्याल रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी रहे हैं, तो जब सेना के पास हथियार है तो उनके पास वो तमाम बैंड और ड्रिल क्यों होती है, जिसमें बैंड बजा करके ड्रिल की जाती है, परेड की जाती है। जब लड़ना तो हथियारों से है, फिर वहां क्यों उन चीजों को रखा जाता है? वो इसलिए रखा जाता है ताकि जनता का, समाज का हौसला बढ़ सके, सैनिकों को हौसला बढ़ सके, उनमें वो जज्बा आ सके, वो शौर्य उनके भीतर आ सके। मैंने भी एनसीसी में रहते हुए 4 साल मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। हम लोग जब भी परेड के लिए जाते थे तो ड्रिल होती थी और ड्रम बजते थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे, तो एक जोश आता था, ये लक्ष्य होता था, ये देश के लिए, समाज के लिए। बिल्कुल कुलदीप जी, कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि हर वक्त आलोचना जो है वो करना ठीक नहीं है। अगर कोरोना से सबको, कोरोना को मात अगर सब मिलकर दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एकजुट होने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल।
वहाँ से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लक्ष्य, तुम बताओ। हैं? मैम क्या बताऊं? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब कहते हैं ध्यान दो, टीचर कहती क्लास में ध्यान दो। गाना गाती हूँ तो सुर पे ध्यान दो। क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल पे ध्यान दो। मम्मी कहते हैं खाने पे ध्यान दो। पापा कहते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। ध्यान ध्यान ध्यान, सुनते सुनते पक गए कान, पर किसी ने ना कराई ध्यान देने से पहचान। फिर हमारे सरकारी स्कूलों में आया हैप्पीनेस करिकुलम, जिसने सिखाया ध्यान लगाने के गुण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर शाम 6 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। दिल्ली से खबर शाम 6 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी। आपको बता दें कि आज से मॉनसून सत्र का भी आगाज हो चुका है, जिसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। कल भी पवार के घर पर बैठक हुई थी। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे, शाम 6 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर ये बैठक होगी और आपको बता दें कि आज से चूंकि मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है, इसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने का काम करेगा। इसी रणनीति पर आज चर्चा की जाएगी। कल भी आपको बता दें कि शरद पवार के घर बैठक हुई थी और आज भी ये बैठक होगी। कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। इसमें अग्निवीर परीक्षा का भी नाम शामिल है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अमित जी, क्या कुछ जानकारी? आज शाम 6 बजे विपक्षी दलों की बैठक होनी है एनसीपी प्रमुख शरद पवार के। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां सरकार अपनी रणनीति बना रही है कि पार्लियामेंट कैसे चलाई जाए और कैसे जो तमाम विधेयक पेंडिंग है उन्हें पास कराया जाए, दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति लगातार बना रहा है। और आज हमने देखा कि किस तरह मॉनसून सत्र के दौरान खास तौर पे चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका, लगातार हंगामा देखने मिला, जिसके बाद कल तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। और आज जो बैठक होने वाली है इसमें भी पूरे विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया गया है। पहले ये देखना होगा कि कौन कौन से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां हैं जो सरकार का विरोध तो कर रही है, लेकिन क्या पूरा विपक्ष एकजुट है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा की तरफ से रामगोपाल यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम पार्टियों के नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। क्या कुछ रणनीति बनती है? लगातार विपक्ष की कोशिश है कि कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाए और उसी को लेके आज जो ये शरद पवार के घर बैठक हो रही है काफी अहम मानी जा रही है।
बिल्कुल अमित जी, अगर हम बात करें विपक्ष की तो सारा विपक्ष अब कहीं ना कहीं एकजुट हो गया है और हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति में जब राष्ट्रपति नाम का यहाँ पर जब उनका चुनाव करना था, राष्ट्रपति का नाम घोषित करना था, तभी भी सारा विपक्ष एक सुर में नजर आया। और अब कहीं ना कहीं मॉनसून सत्र को लेकर भी अब जो सारा विपक्ष है वो एक सुर में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष अब बहुत मजबूती के साथ सरकार के सामने खुद को खड़ा करना चाहता है। देखिए, कोई दो राय नहीं, लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन उस तरह की चीजें जो है वो शायद विपक्ष कर नहीं पा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसके प्रत्याशी की बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, तब भी मायावती को वहाँ पे नहीं बुलाया गया था, बहुजन समाज पार्टी को नहीं आमंत्रित किया गया और ऐसे कई दल जो है जिन्हें छोड़ दिया गया था। और यहाँ पे भी वही रवैया जो है, वही चीजें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी जरूर विपक्ष और आम आदमी पार्टी पूरे विपक्ष के साथ खड़ी दिख रही है। कल जो बैठक शरद पवार के घर हुई थी, उपराष्ट्रपति प्रत्याशी को लेके हुई थी, जिसमें विपक्ष ने अपने ओर से उपराष्ट्रपति के लिए मार्गरेट अलवर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की विपक्ष का जो बिखराव है उसका कहीं ना कहीं सरकार को फायदा मिल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा कि तमाम लोगों ने किस तरह से राष्ट्रपति को समर्थन दिया, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर साबित हो रहा है। और आज जो बैठक शरद पवार के घर हो रही है, एक बार फिर नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, खाका नया तैयार किया जाएगा कि आखिरकार जिस तरह का प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि सिर्फ सरकार का काम सब पार्लियामेंट चलाना नहीं, इसके लिए सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल अमित जी, कल भी शरद पवार के घर बैठक हुई थी जिसमें उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा की गई थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष फिलहाल कोशिश तो कर रहा है कि हम एकजुटता के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पर जो इस बार आ चुकी राष्ट्रपति चुनाव के मतदान भी पूर्ण हो चुके हैं, 5 बजे तक खत्म हो चुके हैं राष्ट्रपति के चुनाव भी, और 21 तारीख को इस पर मतगणना भी होनी है। लेकिन जो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो तालमेल है वो सही बात है कि कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे खुद ही पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में भी नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए यही अब क्योंकि जो खास तौर पे जो चुनाव होना था, राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, कुछ दिन बाद उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। तो उपराष्ट्रपति में अब एक बार फिर विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अलवर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो ऐसे में विपक्ष कैसे बहुमत जुटा पाता है वो देखना होगा, उसे लेकर रणनीति तैयार होगी। दूसरा जो मानसून सत्र चल रहा है, 12 अगस्त तक सत्र चलना है और ऐसे में सरकार पर किसी तरह का दबाव नजर नहीं आ रहा है। तो आज प्रधानमंत्री के भाषण को देखे तो उन्होंने कहा कि मानसून सत्र जरूर है लेकिन बाहर बहुत गर्मी है, अंदर पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की चीजें जो सामने निकल के आ रही है और यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष जो है अब साझा रणनीति तैयार कर रहा है और हो सकता है कि साझा रणनीति जो बने उससे सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल अमित जी, देखना होगा इस साझा रणनीति का क्या कितना असर जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर 6 बजे के करीब ये बैठक होगी और तमाम विपक्ष के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर सरकार को कैसे घेरना है मॉनसून सत्र का, चूंकि आज आगाज हो चुका है। कल भी आपको बता दें कि पवार के घर बैठक हुई थी और उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा की गई थी और आज भी शाम 6 बजे विपक्षी दलों की बैठक है जिसमें मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए यहां पर तमाम विपक्षी दल एकजुट होंगे और साथ ही साथ रणनीति बनाई जाएगी। और हम बात कर रहे थे देवभूमि के दंगल में आज कितनी सतर्क है सरकार। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड में 15 जुलाई से अगले 75 दिनों के लिए 18 वर्ष से लेकर 69 वर्ष तक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की सतर्कता खुराक मुफ्त लगाई जाएगी, यानी कि बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसको लेकर अब पहले ये 300-400 की थी, लेकिन अब अगले 75 दिनों के लिए आप फ्री में ही बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। देहरादून के नगर निगम में बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जा रही है। ये तमाम जानकारी जो है वो सरकार की तरफ से साझा की गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना को लेकर कितनी सतर्क है सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधे मैं यहाँ पर पवन जी का रुख करना चाहूंगी। पवन जी, यहाँ पर जब अन्य विपक्षी दल बात कर रहे थे तो आप उनको बीच में काफी टोक रहे थे। मैं आपसे जानना
पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आज 500 आंकड़ा है, उसे 1000-1500 होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो स्थिति हमने इससे पहले 2 सालों में देखी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सतर्क होने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसे में हर किसी की टेस्टिंग आप करवा पाए ये संभव नहीं है। इसके लिए सरकार क्या सोच रही है, कैसे टेस्टिंग होगी, कैसे आप पता करेंगे कि किसके अंदर लक्षण है, किसके अंदर लक्षण नहीं है? देखिए यशी जी, मेरा कहना एक और है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब सरकार प्रचार प्रसार नहीं करती, सरकार ये नहीं बता रही है कि हमें इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, सरकार ये नहीं बता पाने में कामयाब नहीं हो रही है कि इस वैक्सीन कहाँ लगानी चाहिए। उसी के विपरीत मेरे बड़े भाई यूकेडी के जो थपलियाल जी है, वो कह रहे हैं कि साहब लेकर के फिर रही है और भूमि से जो है प्रचार प्रसार कर रही है और लगातार वो कह रही है कि साहब ये करो वो करो। जयदीप साहब रुक जाइए, मैं मौका दूंगी आपको जयदीप साहब। और यशी जी मेरी बात आ रही क्या? जी पवन जी आप कंटिन्यू करिए। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जयदीप साहब रुक जाइए, हमारे विपक्षी भाई कह रहे हैं कि साहब सरकार प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। ठीक है, हमारे बड़े भाई यूकेडी के जो थपलियाल जो कह रहे हैं सरकार भूख लेकर घूम रही है, वो नहीं पवन जी देखिए, थपलियाल जी को भले ही मैंने उस बात के लिए टोक दिया हो, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए पवन जी, मुझे तो सुन ही लीजिए कम से कम। उसके बाद रुक जाइए पवन जी, सुनिए पवन जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। थपलियाल जी कह रहे थे कि आप कोरोना को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो ठीक बात है, अपना प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? उनको इससे दिक्कत है। देखिए अगर कोरोना को लेकर प्रचार प्रसार कौन करेगा? सरकार करेगी ना, सरकार करेगी ना। अभी आप ये बताइए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक की अभी जहां देश के शहीदों को, देश के जवानों पर शक जता गया, वो कहते साहब हम सबूत दीजिए। तो या तो अब आप कहेंगे साहब उन पे सबूत क्यों मांग रहे हैं? अरे हमारी सेना पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके या नहीं कर चुके। आप सरकार से कह रहे हैं कि साहब हमें सबूत दीजिए, वो स्ट्राइक कर चुके या नहीं कर चुके। पवन जी 2 सवाल पूछे थे मैंने आपसे, उनका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे और भी लोगों के पास जाऊं। एक मेरा सवाल ही पूछ लीजिए कि एसआईटी जांच की मैंने बात की थी, उसका तो मैंने चर्चा भी नहीं की। पवन जी से लगता है संपर्क टूट गया, उन्हें फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वसी जैदी साहब भी जुड़े हुए। वसी जैदी जी क्या कह रहे थे आप? देखिए सवाल यही कि जब भाजपा के नेताओं से पूछा जाता है तो इधर उधर की बात करने लगते हैं। अब कोविड और कोरोना की बात चल रही है तो वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। जो सवाल अभी थपलियाल जी ने उठाया था बड़ा वाजिब सवाल था। उनसे कहना यह था कि इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति के पोस्टर पूरे देश में लगा दिए जाए। सभी पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, तो प्रधानमंत्री जी के पोस्टर लगाकर उसका लगातार उसका प्रचार प्रसार किया जाए। देखिए मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी पवन जी रुक जाइए, अब आप पवन जी रुक जाइए, आप जयदीप साहब को मौका दिया तो जयदीप साहब बोले, फिर वापस आऊंगी मैं आपके पास। पवन जी पेशेंस रखिए, आती हूँ मैं आपके पास। जयदीप साहब तो सवाल यही था कि कोविड को लेकर सरकार गंभीर कितनी है, वो मेरा एक कहीं ना कहीं सवाल था। इसकी मैंने बात की थी, मेरे साथ सभी साथी ने अपने अपने पक्ष रखे थे। जो हमारे पत्रकार साथी थे उनका पक्ष भी अच्छा था, लेकिन गंभीरता तो सरकार को लगातार दिखानी होगी ना। अब थोड़े थोड़े करके भी आप समझिए कि इस 2022 से भी 94,000 कोविड पेशेंट हो चुके हैं सरकारी आंकड़े के अनुसार। इसके अलावा तो जाने कितने होंगे जिनकी जांचें नहीं होती है। तो 94,000 तो वो लोग हैं जो अब 1 जनवरी से लेकर अब 18 जुलाई तक कोविड के पेशेंट बन चुके हैं। तो ये नहीं है कि कोविड नहीं चल रहा है, कोविड तो लगातार चल रहा है। और जो 2 गज की दूरी थी उसका क्या हुआ, ये गंभीरता सरकार दिखाएगी ना। सरकार सिर्फ बूस्टर डोज तक ही सीमित है। जयदीप साहब अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जब आप सड़कों पर चलते हैं तो आप क्या 2 गज दूरी का पालन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपके चेहरे पर मास्क होता है? देखिए कहने से नहीं होगा कि आपने कह दिया और मास्क लगा। देखिए जब स्थिति नियंत्रण हुई, मेरी बात सुनिए, जब स्थिति नियंत्रण हुई, मेरी बात सुनिए जयदीप साहब, जब स्थिति नियंत्रण हुई तो सबने ऑटोमेटिक मास्क उतारना। अभी इसी बात का तो जिक्र कर रहे थे कुलदीप जी कि ये केवल राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का ही मुद्दा नहीं है, ये हमारा आपका भी है।
आप अगर हम खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सड़कों पर मास्क पहनकर निकले। जिम्मेदारी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, पर आप समझिए हम लोग इतने जागरूक नहीं है। हर बात का ठीकरा सरकार पर फोड़ देना मुझे समझ में नहीं आता। कुलदीप भाई ने कही थी, सुनिए, जैसे पहले मुझे जवाब तो देने दीजिए शुक्ला जी। दीजिए जयदीप साहब। आप लोग, ये सरकार लगातार कई सालों से कह रही है कि आप हेलमेट पहनकर बाइक चलाइए। सरकार कहती है ना हेलमेट पहनकर बाइक चलाइए, लेकिन आऊंगी मैं राजू जी इसके बाद आपके पास। निकल कर देखिए, दोनों बात कर रहे हैं आप दोनों बात कर रहे हो। आप जो हम कहना चाह रहे हैं वही तुम कह रहे हो, लेकिन ऊपर से फिर भी विरोध कर रहे हो। आपने क्यों चालान बंद करके बिना मास्क वालों चालान कीजिए, मैं भी उसमें हूँ, आप भी। जयदीप साहब क्या बातें करते हैं? अभी आप ही के प्रवक्ता हमारी डिबेट में आके फिर कहते हैं कि भाई देखो चालान काटा जा रहा है, गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। वो पहले ही इन्हीं लोगों ने विरोध किया था चालान का, जब चालान चल रहे थे इन्हीं लोगों ने विरोध किया। क्या जयदीप साहब दो बातें तो नहीं करिए ना कम से कम। इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा था। दोनों बातें सुनिए, मेरी बात सुनिए, गंभीरता सरकार को दिखानी होगी। हमें कोविड के साथ जीना है, तो जीने के जो नियम कायदे। पवन जी, और मैंने आपसे जो 2 सवाल पूछे उनके जवाब मुझे चाहिए। क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। और आप प्रवक्ता कह रहे बच्चों वाली बात करते रहा, बच्चों वाली बात करते सर्जिकल स्ट्राइक तक पहुंचे। आप मुझे बताइए एसआईटी जांच से क्या हुआ? आपकी उनके अंदर घोटाला हुआ, 1 लाख फर्जी उसके थे, क्या हुआ? क्या घोटाला हो गया? क्या घोटाला हुआ? घोटाला भूल गए। पूरे पैनल में जितने भी गेस्ट मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग उत्तराखंड की राजनीति पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आपको यहाँ की डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं, आपको यहाँ के कानून पे भरोसा नहीं। आखिर भरोसा किस चीज पे है आपको? किस चीज पे भरोसा कर रहे हो? इसीलिए तो कांग्रेस को बार-बार हो गई। सुनिए, यही कारण है कि तुम झूठ बोल करके जनता को बराबर करने की जो कोशिश कर रहे हो। आज जनता ने आपको इसीलिए बार-बार टक्कर कर दी। घोटाला पिछले साल हुआ था, टेस्टिंग घोटाला। आप ये बताइए 1975 में। पवन जी और जयदीप साहब, आप दोनों डिबेट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोनों के दोनों आप डिबेट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे उत्तराखंड की राजनीति की बात करते हैं, आप हमेशा केंद्र पर चले जाते हैं, या फिर देश में क्या हो रहा है इस पर आ जाते हैं। आप उत्तराखंड की राजनीति पर बात कब करना सीखेंगे भाई? जयदीप साहब रुक जाइए, अब आप पवन जी आप भी रुक जाइए। राजू जी देखिए, ये जो डिबेट है ये बहुत पॉजिटिव डिबेट है और इसको सकारात्मक रूप के तरफ ले जाना चाहिए। देखिए, कोरोना जो है वो हर सीजन में जब सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी होगी तो निश्चित तौर पर उसके इफेक्ट्स दिखेंगे, उसके केसेस आएंगे। हमको ये अवेयरनेस करनी चाहिए कि जब आपको सर्दी जुकाम लगता है, जब आपको लगता है कि भाई मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उस वक्त आप मास्क का यूज कीजिए, मास्क को पहनिए। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं, जिस वक्त आप फिट हैं, उस वक्त कॉमन देखिए आज जो बात हो रही है कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में तो मास्क को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मास्क लगातार लगाने से भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो दिमाग को पहुंचनी कम हो जाती है। बिल्कुल राजू जी, सफोकेशन होता है लोगों को मास्क अगर कंटिन्यूअसली आप लगाओगे तो। बिल्कुल हमें समझना भी तो होगा इस चीज को। लेकिन जो लोग जिसको जुकाम हो रखा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, हमें कुछ नहीं करना, राज्य सरकार कर ले सब। नहीं, सब राज्य सरकार नहीं करेगी। हम लोगों को अवेयरनेस हम सब में होनी चाहिए। उस वक्त अगर हम मास्क को लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार वालों को, अपने समाज के लोगों को सुरक्षित करेंगे। रही बात सरकार की, तो सरकार के निश्चित रूप से जो बूस्टर डोजेज हैं उसके लिए प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसको करना चाहिए। जिन लोगों की डोजेज रह गई है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, ऐसा नहीं है कि सबको फर्स्ट डोज भी लग गई हो। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो फर्स्ट डोज भी नहीं ली जिसने, तो हमको उसकी गंभीरता को समझते हुए उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि वो हम बीजेपी की है या कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, ये हम सारी सरकारों की, जितनी सरकारें इस देश के अंदर है, उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और आपके प्रतिष्ठित चैनल से मैं तो यही अपील करूंगा, जो भी लोग हैं, कि अगर आपको सर्दी जुकाम या है, क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है, बरसात आ रही है और मौसम निश्चित रूप से चेंज आ रहा है, और ऐसे में एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उत्तराखंड। एक कांवड़ यात्रा के अंदर बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तो एटलीस्ट जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है वो मास्क वगैरह जरूर लगाएं और दवाई लें। मैं तो ये आपके सम्मानित चैनल से यही अपील करूंगा। राजू जी, बहुत बहुत पॉजिटिव बात आपने कही। पवन जी, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, उनका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। जी दोबारा जरा मैं ये कह रहा था, देखिए मैं क्योंकि डिबेट से हट गया था, बीच में प्रॉब्लम आ गई थी जी। मेरा कहने का मतलब यही कि साहब सरकार को चालान करने चाहिए थे, सरकार को
जेल में डाल देना चाहिए। अभी आप चलान वाला छोड़िए, अभी पवन जी चलान छोड़िए, चलान पे बात नहीं कर रही हूँ मैं। मुझे आपसे मैं तो उनकी बात का जवाब भी तो देना है। नहीं, अभी मुझे इनकी बात का जवाब चाहिए ही नहीं पवन जी, मुझे इनकी बात का जवाब ही नहीं चाहिए पवन जी, नहीं चाहिए मुझे भी फिलहाल आप ये बताइए पवन जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अब हमारे पास वक्त की भी कमी ना, अगर आप अगर सही ढंग से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम जनता को क्या बताएंगे सर? हम भी तो जान लें कि क्या चल रहा है उत्तराखंड में, कितनी तैयारी है। पवन जी मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो चारधाम यात्रा है और जो कांवड़ यात्रा है, जो एक अनुमानित लोग 4 करोड़ कांवड़ यात्रा में बताए जा रहे हैं कि आएंगे, ऐसे में एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, आपने क्या तैयारी की है? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ फिलहाल, उसके बाद आप जैदी साहब के सवाल का जवाब दीजिए। मैं यशी जी वही कह रहा हूँ, वास्तव में बड़ी चुनौती है। देखिए वैसे तो हमारी सरकार बराबर प्रचार प्रसार और एक गाइडलाइन भी जारी की है कि सभी अपना कोविड टेस्ट करा करके जल लेने के लिए आए उत्तराखंड में। उसके उपरांत भी रुड़की जो केंद्र है, यहाँ पर हरिद्वार जो केंद्र है, वहां पर हमने जो है आरपीसी टेस्ट कराने के बंदोबस्त किए हुए हैं और वो कर भी रहे हैं। दूसरी बात, हम ये भी लगातार प्रयासरत प्रचार प्रसार में हैं कि जो भी जिन्होंने डोज नहीं ली कृपया वो जल लेने ना आए, और जिन्होंने डोज ली है वो आए। और बूस्टर डोज के लिए अभी हमने अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो कार्य योजना तैयार की है वो 75 दिन तक चलने वाली है, वो भी इसी के निमित्त चल रही है। ठीक है पवन जी, अब मेरा एक और सवाल सुन लीजिए पवन जी, बस एक सवाल सुन लीजिए फिर आप कंटिन्यू करिए। मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि गाइडलाइंस है भाई कि जिसकी डोज नहीं लगी है वो ना आए, आप ये बताइए, आपने तो कहा था जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी चारधाम यात्रा में ना आए, पर लोग आए, ऐसे में आप कैसे चिन्हित करेंगे इनको? कैसे पता चलेगा कि इनकी डोज है, इनकी डोज नहीं है? बिल्कुल ठीक है, वास्तव में एक चिन्हित, ये वास्तव में एक चुनौती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हमारी भी कुछ, जैसे हमारे कुलदीप जी ने बताया कि हमारी स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है और हम सबका कर्तव्य भी है कि हम इसमें सरकारों का सहयोग भी करें और अपने आप को इस महामारी से बचाएं भी। जहां तक सरकार है, अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर 1,84,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुके, 100% का जो आंकड़ा आ रहा है वो उत्तराखंड के आंकड़ा उसमें आ रहा है। बच्चों के लिए वैक्सीन 12 से 14 साल के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि वो शुरू हो चुकी है, उसको लगवाइए। वही अंतर हम इसमें बता रहे हैं कि जो बूस्टर डोज है उसको आप लगवाइए ताकि इस महामारी बीमारी से हमें बचा जा सके। लेकिन अगर इस तरह के कार्यों को हम ये कहें कि साहब ये तो भूख को लेकर के बार बार कह रहे हैं, बार बार प्रचार कर रहे हैं, बार बार उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हम सबकी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम इसके प्रति जागृति किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत भी हूँ कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे तो इस महामारी से हम जो है इस पर विजय नहीं पा सकते। इसमें हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए जैसे हमें लक्षण दिखाई दे, हम स्वयं जो है जा करके उचित जगह उसका। ठीक है पवन जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। थपलियाल जी, क्या कुछ कहना है आपको? मेरे को ये कहना है कि बार बार महामारी महामारी बोलकर ये डराएं मत, क्योंकि ये अब महामारी नहीं रह गई है। हम वो लोग हैं जिन्होंने वो बीमारी देखी थी कि अगर टीबी हो जाती तो श्योर डेथ होती थी। हमने हैजा और चेचक देखी, हमने ऐसी मतलब बीमारियां, ऐड अभी हाल में ऐड होता था, कितना बड़ा एडवर्टाइज होता था उसके बारे में। मैं कह रहा हूं कि जब हम बच्चे थे, हमारे गांव में हैजा आया, 20 बच्चों में से 5 बच्चे और 15 मर गए थे। तो कहने का मतलब हमने वो युग देखा है और उस युग में भी सरकारें बखूबी हैंडल करती थी। और आज दिन आ गया है कि कोई भी व्यक्ति टीबी से नहीं मर रहा और कोई भी व्यक्ति पोलियो ग्रस्त नहीं हो रहा है। अगर हम ये बोले कि पोलियो का वो अभियान बेकार था, बेकार नहीं, बहुत सफलतम था। दूसरी चीज अगर हम ये बोले कि आर्मी में जो जी, मुझे ये बताइए कि अगर ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, अगर ये नॉर्मल है, तो फिर हम सरकार पर ठीकरा हम सरकार पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे भाई? फिर तो ठीक बात है, कोरोना होगा, आपको सर्दी जुकाम होगा, बुखार होगा, क्या फर्क पड़ता है? मैडम आज सबसे बड़ी बीमारी महंगाई है। आज महंगाई और भूख से जो लोग मर रहे हैं ना, इनको वो बचने के लिए ये कोरोना कर रहे हैं। तो आप फिर थपलिया जी, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये अगर झूठ का आडंबर ओढ़कर ये बात कह रहे हैं कि भाई महंगाई और बेरोजगारी से हम बच सके, तो कोरोना का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है, ठीक बात है। अब आप मुझे लेकिन ये तो बताइए, फिर आप इस पर बात भी क्यों कर रहे हैं? फिर कोरोना पे बात करनी नहीं चाहिए ना हमें, तो हम पागल हैं यहाँ पर बैठ कर इस पर बात कर रहे हैं।
जनता कैसे समझेगी कि ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, 100 में से 2 नहीं, अगर चर्चा करेंगे तो भूकंप आ जाएगा ना थपलियाल जी। कैसी बातें कर रहे थे थपलियाल जी? आप कहेंगे आप, अगर हम कहेंगे बीमारियां कितना खतरनाक होती थी, मैं बोल रहा कि हैजा होती थी, बचता नहीं था आदमी, पीटी भी होती थी, बचता नहीं था आदमी। इसमें तो 100 में से 2-3 आज जो जिस तरह से डेंगू में बन रहे देखिए, मैं थपलियाल जी देखिए, मैं ये बात मानती हूँ कि स्वरूप जो है वो काफी कमजोर हो चुका है कोरोना का, लेकिन 2 साल पहले तक जो स्थिति थी वो आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी कि हमने कितने अपनों को खोया है, हम इससे गुजर चुके हैं। उस समय ये जो आपने 100 का आंकड़ा बताया ना कि उसमें लोग मरते नहीं थे, बच जाते थे, लेकिन वो स्थिति हमने दूसरी जो वेव आई थी उसमें देखा। उस समय में 100 में से मैक्सिमम 5-6 लोग बने थे जिनको कोरोना हुआ था। नहीं थपलियाल जी, नहीं एक दौर वो भी आया जब लोगों के मरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, और तभी आप हाय तौबा मचा रहे थे कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की, और आज भी आप कह रहे हैं कि भाई कोरोना है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? वेंटिलेटर मैडम, मैं जानता हूँ किस तरह के अहमदाबाद में वेंटिलेटर बनाए गए, गुजरात की किस तरह से वो वेंटिलेटर डिफेक्टिव निकले, सब जानते हैं, सारा मेडिकल डिपार्टमेंट जानता है कि किस तरह के मेडिकल, और एक व्यक्ति को दे दिया गया था ठेका वेंटिलेटर बनाने का। आज भी हम लोगों के पास सेफ एंड साउंड। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया मैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी से लूंगी। कुलदीप जी। जी मैडम, मेरे को कुलदीप जी का उसका जवाब देने दो जो इन्होंने बोला कि फौज को परेड जनता का मोरल अप करने के लिए। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर कुलदीप जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले राजू मौर्य आपका रुख करूंगी। क्या इस बात से थपलियाल जी की सहमत हैं आप? देखिए, थपलियाल जी जो कुछ भी कह रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो जो बोलना चाह रहे हैं वो चीज को बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो भावना है, उनकी भावना ये है कि आज जो ऐसा मुझे लगता है कि भाई कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज डर के साथ हम कोरोना के साथ नहीं जी पाएंगे, उसको एक्सेप्ट करते हुए, मैं जैसे भी कहा कि सर्दी जुकाम की तरह ये तो हर सीजन में आएगा। इसके राजू जी, यही बात तो मैं कह रही हूँ कि अगर डरने की जरूरत नहीं तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की भी तो जरूरत नहीं है ना फिर तो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए हमको सावधानी तो ठीक है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, जिस तरह सर्दी जुकाम और खांसी इसका एडवांस स्वरूप है, ये बुखार और सर्दी जुकाम के बीच में जो ये उसका एडवांस स्वरूप है। देखिए क्या होता है, किसी के लंग्स में पहले से ही प्रॉब्लम होती है, कोई हाई डायबिटीज, जिसको डायबिटीज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोग जिसको हार्ट की बीमारी है, तो इन लोगों को जब बुखार होगा, मैं आपको टाइफाइड का उदाहरण दे देता हूँ। टाइफाइड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसमें कोरोना नहीं होता, लेकिन टाइफाइड में ऑक्सीजन लेवल आपका 70 से 80 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। अब ऐसे में अगर आप उसको ड्रग ये किसी ऐसे अस्पताल में ले गए जो बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कि कोरोना का पेशेंट है, तो वो तो आपके या तो आयुष्मान कार्ड से 2-4 लाख रुपए निकाल लेंगे, आपको मार देंगे, या फिर अगर आप पैसे वाले होगे तो आप 7-8 लाख रुपए ले लेंगे आपसे। ठीक है राजू मौर्य जी, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, ऐसी आज की बहस जो है, मैं बड़ी अनसुलझी सी हो गई। मैं खुद भी इसकी बहस में समझ नहीं पाया कि हमारे तमाम राजनीतिक पदाधिकारी, प्रवक्ता जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ कोरोना गंभीर नहीं है, महामारी नहीं है, और तो फिर अभी कुछ महीनों पहले ही इसी चैनल पे बात हो रही थी कि इतने लोग मर गए, नदियों के किनारे इतने लाशें जल रही हैं, सड़कों पर लाशें जल रही हैं, महामारी नहीं। तो 1 साल पहले तब थे। ठीक है, दूसरी चीज, कोरोना की गंभीरता अभी भी बनी हुई है, उसकी भयावहता अभी भी है। हम ये नहीं कह सकते हैं। आज देखिए, डर होना चाहिए, और ये डर होना चाहिए। अगर डर होगा तभी हम मास्क पहनेंगे, तभी हम 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, हम सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। हमें ये डर जरूर होना चाहिए। अभी भी ये पूरी तरीके से गया नहीं है। हम लोग देहरादून में रहते हैं, राजधानी क्षेत्र में, और बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता ने कहा था कि शाम को मेडिकल बुलेटिन आ जाता है, बिल्कुल, और उसी मेडिकल बुलेटिन से पता भी चलता है कि कितने कोरोना के मरीज आए और कितनों की मृत्यु हुई और कितने भूख से मरने वालों का मेडिकल बुलेटिन नहीं आता कभी। ये सारी चीजें होती हैं। नहीं, उनका भी आता होगा सर, उनका भी आता है, क्यों नहीं आता है, तमाम आंकड़े आते हैं, दब जाता है इस हल्ले में। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन आप जैसे राजनेता हैं तो वो आवाज नहीं दबेगी, आपकी आवाज बुलंद है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी जिस संदर्भ में बात कर रहे थे, हरिद्वार में कांवड़ आ रही है, भारी संख्या में कांवड़ आ रही है, और जिस तरह की आंकड़ों की बात की जा रही है कि शायद करोड़ों की तादाद में आए, और कहते हैं ना कि भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता, और इस भीड़ में ये भी वास्तविकता है कि चाहे कितनी भी पाबंदियां लगा दी जाए, चाहे कितने भी कड़े मानक कर दिए जाएं,
इस भीड़ में आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को रोक करके आप पता नहीं कर सकते कि भाई आस्था हमेशा कोरोना पर भारी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ी है। इसीलिए सरकार के साथ साथ आम जन को भी, हमें भी इसमें अवेयर रहना होगा, जितना ज्यादा हो सके हमें इसमें अवेयर रहना होगा, क्योंकि अभी भी वही लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, वही लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लापरवाही नहीं कर रहे हैं वो लोग कोरोना संक्रमित नहीं हो रहे हैं। इस बात को, क्योंकि हम सबके बीच में सबसे बुजुर्ग थपलियाल जी हैं और थपलियाल जी इस बात को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रिकॉशन किए हैं, पालन किए हैं, ये स्वस्थ हैं और आज हमारे बीच में है। थपलियाल जी ख्याल रखें अपना, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि कोरोना को लेकर कितनी सतर्क है सरकार, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता को जागरूक कर सके, और पूरी तैयारियों के साथ उत्तराखंड में सरकार है। साथ ही साथ हालांकि आपको बता दें कि कांवड़िए ये जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, ज्यादा तादाद में है, लेकिन सरकार के लिए चुनौती है। देवभूमि की दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।